નમસ્કાર, યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું શિવાની. મિત્રો, આજથી 10-15 વર્ષ પહેલા જ્યારે કોઈને આરોગ્યને લગતી કોઈ ગંભીર બીમારી જેવી કે હૃદયરોગ, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કે જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ હોય તો દર્દીને તેની સારવાર માટે ગુજરાત બહાર જવાની ફરજ પડતી હતી. તેની સાથે જ બહુ મોટા ખર્ચની તૈયારી પણ સગાઓએ રાખવી પડતી હતી. પરંતુ સમય બદલાયો અને અમદાવાદ ખાતે એક હોસ્પિટલની છત હેઠળ જ તમામ પ્રકારની મેડિકલ કેર સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય તેવી સાલ હોસ્પિટલની આજથી 13 વર્ષ પહેલા શરૂઆત થઈ. એટલે કે આજે સાલ હોસ્પિટલ સફળતાના 14મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. ત્યારે આજે વાત કરીશું સાલ હોસ્પિટલની સફર 2001 થી 2014 વિશે યસ ડોક્ટરમાં. તો આ અંગે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સાલ હોસ્પિટલના સીઈઓ શ્રી દિલીપ જૈન અને મેડિકલ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર હર્ષા પરીખ. જી, આપ બંનેનું સ્વાગત છે યસ ડોક્ટરમાં. સાલ હોસ્પિટલ અને સાલ પરિવારની 13મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સૌપ્રથમ આપ બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સૌથી પહેલા સર આપને પૂછવા માંગીશ કે સાલ હોસ્પિટલની શરૂઆતનો હેતુ શું હતો તે વિશે દર્શક મિત્રોને જણાવો. जैसे कि आपने बताया कि 2001 में अहमदाबाद में मेडिकल सुविधाएं नहीं थी. पेशेंट्स को उनके रिलेटिव्स के साथ बम्बई, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता था. तो उस समय हमें लगा कि अगर हम यहाँ अहमदाबाद में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएं जिसमें सारी जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं उनके इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो एक जो यहाँ लोग रहते हैं अहमदाबाद में, सौराष्ट्र में और गुजरात के जो पूरे स्टेट में है, उनके लिए एक अच्छी एक सुविधा हो जाएगी. और उनको इतना जो आपने बताया खर्चा होता है जाने का और जो असुविधा होती है, क्योंकि चेन्नई जाके ट्रीटमेंट लेना, वहाँ रहना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, डॉक्टर्स को जानना. तो हमने उसी ध्येय से ये हॉस्पिटल का स्थापना की 13 साल पहले. और एक हॉस्पिटल जो होता है वो जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हमने सेटअप किया, जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनीज़ का हो, चाहे स्टोन का हो, चाहे दूसरे कोई भी सर्जरी, गंभीर से गंभीर सर्जरी करनी, वो भी यहाँ हम कर सके, ऐसी हमने सुविधाएं क्रिएट की है. और सुविधाओं के अलावा उसके अलावा हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत थी. तो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें भी हमें हमारे साथ में लेके हमारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट करने का था. तो आज 13 वर्ष पूरे हो गए उस बात को. तो इसलिए मैं हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ थे, जो हमारा जो स्टाफ था जिन्होंने उनके साथ काम किया है, और जो हम पेशेंट्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा कर पाएँ, उसके लिए हम सबको अभिनंदन करते हैं, थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया. और आज 13 साल के बाद हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो हमने ध्येय के साथ हॉस्पिटल चालू किया था उसमें हम सक्सेसफुल हैं. જી બિલકુલ સર, સાલ હોસ્પિટલે 13 વર્ષમાં કઈ કઈ સિદ્ધિઓ મેળવી છે, તમારા કયા કયા અનુભવો અને ઉપલબ્ધિઓ છે તે વિશે જણાવો. जो हमने 2001 में स्टार्ट किया था, तब हमने सबसे पहले हमारा फर्स्ट हॉस्पिटल था पूरे इंडिया में जिन्होंने डिजिटल कैथ लैब लिया. डिजिटल कैथ लैब, अभी मैं ब्रीफ में समझाऊंगा कि डिजिटल कैथ लैब क्या होता है. पहले हमारे पास हम कैमरा यूज़ करते थे फोटोग्राफ के लिए, तो उसमें रोल होता था जिसको हमें एक्सपोज करके बाद में फ़ोटोग्राफ खींच के लेबोरेटरी में देना पड़ता था, प्रोसेस करके बाद में उसका फ़ोटो मिलता था. सेम वे उस समय जितनी भी कैथ लैब जो एक बहुत अद्यतन चीज़ होती है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कोई भी बड़े हॉस्पिटल के लिए, हमने डिजिटल कैथ लैब में इन्वेस्टमेंट किया. उस समय हमारा पहला हॉस्पिटल था जिन्होंने डिजिटल कैथ लैब में इन्वेस्ट किया था. उससे इमेज की क्लैरिटी, जो आज हम डिजिटल कैमराज में देखते हैं कि इमेज एकदम क्लियर आता है, उसको आप लैपटॉप में ले सकते हैं, पेन ड्राइव में ले सकते हैं, आप कोई भी मीडिया में ले सकते हैं. आपको उसको प्रोसेस कराने के लिए कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है. वो डिजिटल कैथ लैब में सब सुविधाएं थी. तो हमने 2001 में इसी चीज़ में इन्वेस्ट किया. और एक जो ये हृदय की जो कैथ लैब यूज़ होता है हृदय के ट्रीटमेंट के लिए, उसका हमने जो ट्रीटमेंट है उसको काफ़ी हमने रेवोल्यूशनाइज़ किया. जो इमेज क्वालिटी था, तो जो पेशेंट्स की हार्ट की नलियों में ब्लॉक होता है वो सही तरीके से दिख सकता है और ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सकता है. तो हार्ट सर्जरी के अलावा बाकी भी जो हमने चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, उसमें हमने इतने 13 साल में हमने
जो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो हमने स्टार्ट किया। एक तो आज हम किडनी ट्रांसप्लांट में लीडिंग हॉस्पिटल है। हमारा हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्राइवेट सेक्टर में अप्रूवल मिला। तो आज हमारा किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट भी 100% है, क्योंकि आज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस पे रहना पड़ता है। जब तक उनकी अगर किडनी फेल हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो डायलिसिस पे रहना पड़ता है। उसके अलावा भी हमने जो हार्ट सर्जरी का जो मैं आपको बोल रहा था, उसमें हमारी जो आज उपलब्धि है कि हम दिन में जो हम करते हैं 9 सर्जरी एक दिन में करते हैं और करीब करीब महीने की 200 सर्जरी करते हैं, जो पूरे वेस्टर्न इंडिया में हाईएस्ट है। एक कोई भी सिंगल हॉस्पिटल में इतना सर्जरीज करना बहुत ही एक अचीवमेंट है। और इसमें भी जो सक्सेस रेट है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारा सक्सेस रेट 99% है। तो हमारी मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो है किडनी ट्रांसप्लांट है या फिर हार्ट सर्जरी है या फिर एंजियोप्लास्टी, जो पेशेंट्स में बाईपास नहीं करते हैं, उसमें सपोज 1 या 2 ब्लॉक है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कम मतलब जो है, अगर बॉम्बे जाते थे, पहले चेन्नई जाते थे लोग, उसके हिसाब से आज अहमदाबाद और गुजरात काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। सभी सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर कंसल्टेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है और रिजल्ट्स एकदम आउटस्टैंडिंग है। ये हमारे अचीवमेंट्स इतने सालों में है। જી બિલકુલ ડૉક્ટર, સાલ હોસ્પિટલ એક એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ત્યારે આ 13 વર્ષમાં કઈ કઈ પરિસ્થિતિઓનો સામનો તમારે કરવો પડ્યો તે વિશેની વાત શેર કરો। जो मैं आपको बता रहा था, ये जो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं ये सब प्राइमरीली इंपोर्टेड होते हैं। इंडिया में 2001 में नहीं बनते थे और आज भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिया में नहीं बनते, जैसे कि कैथलैब है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, बट इतना उसका जो हम कहते हैं क्वालिटी जो हम चाहते हैं वो नहीं है। फिर जो सीटी स्कैन मशीन्स हैं, एमआरआई मशीन्स हैं जो एडवांस्ड है, जो क्या कहते हैं हार्ट सर्जरी के लिए हार्ट लंग मशीन्स आती है, वो सब इक्विपमेंट नहीं है, सब इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसमें इंपोर्ट करने में जब इन मशीन्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसका जो पार्ट्स है वो भी इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो साल एक हॉस्पिटल के नाम से आते हैं कि एक ब्रांड हमारा हो गया है कि साल हॉस्पिटल। सपोज उदयपुर में किसी को कुछ हुआ है, राजस्थान में कुछ हुआ है, सौराष्ट्र में, कच्छ में किसी को कुछ हुआ है, तो सीधा डॉक्टरों को बोलते तुम साल हॉस्पिटल चले जाओ, तो लोग साल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बट हाँ, इसलिए हमारी भी एक जवाबदारी बनती है कि सारा इक्विपमेंट्स हमारा जो है, हमने जो भी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया है, जो डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो सब राउंड द क्लॉक अवेलेबल होने चाहिए। तो सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि इक्विपमेंट्स को राउंड द क्लॉक चलता होना चाहिए। डाउन टाइम हमारे यहाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया और हमारी कैथलैब अगर डाउन है और हम एंजियोग्राफी करके देख नहीं सकते हैं तो वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। पेशेंट तो हमारे नाम से आ जाता है, हमें उसे इलाज देना, मतलब हमारी एक जवाबदारी है कि हम उसको जो एक गोल्डन विंडो पीरियड बोलते हैं कि विद इन 30 मिनट्स 1 आवर में उसका इलाज हो ही जाना चाहिए। और हमें काफ़ी मतलब हम काफ़ी खुश है इस हिसाब से कि हम ये हमारी जवाबदारी निभा पाए इतने सालों में। 13 साल में हमारा डाउन टाइम क्लोज टू 0 है। हमारी सारी इक्विपमेंट्स इम्पोर्टेड होने के बावजूद भी हम उसके स्पेयर पार्ट्स का भी हम अरेंजमेंट करते रहे। हमारे जो सप्लायर्स है उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, तो हमारा सारा इक्विपमेंट का अप टाइम अच्छा रहा है। उसके हिसाब से हम कोई भी पेशेंट को हम समय सर ट्रीटमेंट दे पाएँ और उसका जो एकदम अच्छी तरह से इलाज है वो हम कर पाएँ। दूसरा एक जो सबसे बड़ी चैलेंज हम फेस करते हैं कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि पहले नर्सिंग प्रोफेशन में लड़कियां नहीं जाती थी, अभी वो ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और दूसरा है कि डॉक्टर्स जो है वो भी इंडिया में जो बीमारी का लोड है काफ़ी ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम है इंडिया में। कोई भी स्टैटिस्टिक्स बताता है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो काफ़ी पुअर है, डॉक्टर्स कम है, पेशेंट्स ज़्यादा है। तो डॉक्टर्स को भी जो हमारे यहाँ जो राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स रखने पड़ते हैं, हम आईसीयूज़ में रखते हैं, वार्ड्स में रखते हैं। डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो फिर 1-2 साल में वापस छोड़ के चले जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, या कोई और हॉस्पिटल में चले जाते हैं, या खुद का प्राइवेट सेटअप चालू करते हैं। तो हमें नए डॉक्टर्स को कॉन्स्टेंटली ट्रेन करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली उनको हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको रेडी रखना पड़ता है कि कोई भी पेशेंट आएगा तो हम हमारा जो ट्रीटमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो हम मेंटेन कर सकें।
तो हमारी सब ट्रीटमेंट्स जो है हम जो कैरी आउट करते हैं वो सब क्रिटिकल होती है कि 1 घंटे के अंदर इलाज, पेशेंट आए 1 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट हो ही जाना चाहिए। जैसे कि हार्ट का बीमारी है, हार्ट अटैक के साथ आया, स्ट्रोक के साथ आया, सपोज ब्रेन अटैक को बोलते हैं स्ट्रोक, या फिर रोड एक्सीडेंट है जो जिसमें हेड इंजरी है या ब्लीडिंग है, या फिर कोई भी दूसरा ऐसा कोई इमरजेंसी सर्जरी है जिसमें पेशेंट को की लाइफ को रिस्क हो सकता है, हमें तो 1 घंटे के अंदर उसका उपचार, मतलब जो भी जरूरी उपचार है स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हमें उस हिसाब से स्टाफ को मैनेज करना, ये करना, और हमें ये कहते हुए काफ़ी मतलब हम आज संतोष महसूस करते हैं कि हम ये सब जवाबदारी हमारी निभा पाएँ। जो भी पेशेंट्स आए वो निराश नहीं हुए, उनका हम अच्छी तरह से इलाज कर पाएँ, और सब काफ़ी रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। हम आज 13 साल के बाद हम काफ़ी સંતોષ મહેસૂસ કરતા हैं इस बारे में। જી બિલકુલ સર। મેમ હવે આપની પાસે આવવા માંગીશ અને આપને પૂછવા માંગીશ કે સાલ હોસ્પિટલનો મંત્ર હેલ્થ કેર વિથ હ્યુમન ટચ છે, તો તેનો શું અર્થ છે અને સાલ હોસ્પિટલે તેને કઈ રીતે સાર્થક કર્યું છે? નમસ્કાર। આજના વિશિષ્ટ દિવસે સૌપ્રથમ તો હું આપ સૌનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું। હવે હેલ્થ કેર વિથ હ્યુમન ટચ, તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મગજ એ બહુ જ અગત્યનું અવયવ છે અને એ આખા શરીરના બધા અવયવો પર કંટ્રોલ જમાવે છે। આપણા પૂર્વજો ભણ્યા નહોતા, સાયન્સ નહોતા ભણ્યા, પણ એમણે આપણને ઘણી બધી એવી કહેવતો કીધી છે। મન વગર મન હોય તો માળવે જવાય, મન ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા, મન તંદુરસ્ત તો તંદુરસ્ત। આ બધી કહેવતો કેમ પડી? કારણ કે જો મગજમાં સહેજ પણ અવ્યવસ્થિત થઈ જાય, મગજ ઉપર તણાવ આવે તો શું થઈ શકે શરીર પર? તો આપણે જોઈએ તો માથાથી પગ સુધી દરેકે દરેક અવયવ ઉપર આની અસર થાય છે। હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો વાળ ખરવાથી ચાલુ થાય મગજના, જ્યારે મગજમાં કોઈ પણ ટેન્શન હોય તો કોઈક માણસના વાળ ખરવા માંડે, માઇગ્રેન જેવો રોગ થાય, હેડેક, માથાનો દુખાવો વારંવાર થાય, પછી જેને દમની બીમારી હોય એને શ્વાસ ચડવા માંડે, ઝાડા ઉલટી થઈ જાય, અને બહુ જ મોટા જે અત્યારે 2 દુશ્મનો છે માણસના, ડાયાબિટીસ અને હૃદય રોગ, આ બંને રોગો પણ માનસિક તણાવને લીધે ઘણા બધા થઈ શકે છે। એટલે મગજ જો તંદુરસ્ત હોય તો માણસને ઘણા બધા અવયવોને તંદુરસ્ત રાખી શકે છે। તો એ બધું તો બરાબર છે કે આપણે એક તંદુરસ્ત માણસ વિશે જોયું, પણ જ્યારે દર્દી દાખલ થાય હોસ્પિટલમાં ત્યારે શું? તો એવું કહે છે કે જ્યારે એને માનવતાભરો સ્પર્શ મળે દર્દીને તો એનામાં પોઝિટિવ ફિલિંગ આવે, પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ આવે। અને અત્યારે તો આર્ટ ઓફ લિવિંગ, પ્રાણાયામ, યોગા વગેરે બધા જ સાયન્સ એ જ આપણને શીખવે છે કે મનને કેવી રીતે તણાવ ઓછો કર્યો। તો એમાં સાલ હોસ્પિટલનો કોઈ પણ સ્ટાફ, જ્યારે પણ અમે એમને ઇન્ડક્શન આપીએ ત્યારે આ જ શીખવીએ છીએ કે તમારી ડ્યુટી તમે બજાવો, પણ સાથે સાથે તમારે હ્યુમન ટચ રાખવાનો છે। પેશન્ટનું અડધું દર્દ તમે પેશન્ટ જોડે વાત કરશો શાંતિથી તો એનાથી દૂર થઈ જશે। મતલબ કે જ્યારે પેશન્ટને દાખલ થાય ત્યારે દવાઓ છે, પ્રોસિજર્સ છે, બધું અમુક ઇન્વેસ્ટિગેશન થયા કરે, એક્સરેમાં મોકલવાનો હોય, પેશન્ટનું આજે બ્લડ લેવાનું છે, આજે બ્લડ ચલાવવાનું છે, એ બધામાં પેશન્ટને, દર્દીને પણ જોડે એક જણા કાઉન્સેલિંગ માટે હોય એની જોડે, તો દર્દીને તો આ જે મિકેનિકલ બધી વસ્તુઓ થઈ રહી છે એનાથી એટલું ગભરાઈ જતું હોય છે। એમાં એને ઘર જેવું ક્યારે લાગે? જ્યારે એને હ્યુમન ટચ મળે, મીન્સ માનવતાભર્યો સ્પર્શ મળે। અને એ માટે અમે દરેક અમારા એમ્પ્લોયીને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ કે તમે જે તમારી ડ્યુટી છે, નર્સ, ધારો કે એક નર્સ છે તો એની ડ્યુટી છે કે ટાઈમસર દવાઓ આપવી, ડૉક્ટર જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે એ પ્રમાણે એના બધા ચાર્ટ્સ મેન્ટેન કરવા, એ બધું તો બરાબર છે, પણ દરરોજ એણે 10 મિનિટ સવારને સાંજ, બપોર સાંજ દર્દી જોડે વાતો કરી અને એને એક ઘર જેવું વાતાવરણ ઊભું કરવું પડે, અને જેનાથી દર્દીને પોતાને એવું લાગે કે ના, હું 100% સાજો થઈ જાઉં છું। એક જ એક્ઝામ્પલ આપું કે 2 દર્દીઓ એક જ સરખા રોગના છે, પરંતુ એક દર્દી કેમ ઝડપથી સાજો થાય છે અને બીજો વાર લાગે છે? કારણ કે જે દર્દી ઝડપથી સાજો થાય છે એ પોતાનો એનો વિલ પાવર સ્ટ્રોંગ છે, તો બીજો દર્દીનો વિલ પાવર પણ આપણે સ્ટ્રોંગ કેમ ના બનાવી શકીએ? તો સાલ હોસ્પિટલમાં અમે આ મંત્ર એટલે જ રાખ્યો છે કે હેલ્થ કેર વિથ હ્યુમન ટચ, જેનાથી આપણે દર્દીને પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ આપીએ, પોઝિટિવ ફીડબેક આપીએ, અને જેનાથી દર્દી ઝડપથી સાજો થાય અને ઘેર જાય। જી બિલકુલ ડૉક્ટર હર્ષા અને દિલીપ સર, આપની સાથે આગળ પણ જોડાયેલા રહીશું, સાલ હોસ્પિટલ વિશેની અવનવી વાતો જાણીશું।